हेलो एवरीबॉडी। आज है 15 अक्टूबर 2020 और हम आर्टिकल डिस्कशन करेंगे द एडिटोरियल। तो आज का पहला आर्टिकल है क्रिस्पर या Cas9। मेंस जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि व्हाट इज़ क्रिस्पर क्या है और Cas9 क्या है। तो क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है, तो ये क्या है, एक डीएनए का एक पीस होता है। ठीक है, डेट बैक्टीरिया स्निप ऑफ फ्रॉम वायरस डेट वन अटैक देम, जिसको जो बैक्टीरिया उस वायरस पर अटैक करता है। ठीक है, डीएनए के अंदर वो बैक्टीरिया होता है जो वायरस को अटैक करके उसको स्निप कर सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं Cas9। द क्रिस्पर आर ए पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि डीएनए में कोई बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया क्रिस्पर का यानी कि एक पार्ट है। तो क्रिस्पर आर ए पार्ट ऑफ बैक्टीरिया, वो एक बैक्टीरिया का पार्ट है। इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम डेट हेल्प देम इन रिकॉग्नाइजिंग थ्रेटिंग वायरस, जो भी वायरस जो थ्रेट पहुंचा रहा है डीएनए के अंदर, उस वायरस को ये डीएनए के अंदर जो क्रिस्पर जो एक पार्ट है बैक्टीरिया का, ये उसको एडिट करके उसको उस बीमारी से ठीक किया जा सकता है। और उसी एडिटेशन को मतलब Cas9 जो वायरस है जो डीएनए के अंदर है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को स्नीप करके उस वायरस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजिकल थोड़ा सा नॉलेज अगर आपको होगा तो आप बात को समझ पाएंगे। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्रिस्पर का इम्पोर्टेंट ये है कि अलाउस फॉर एडिंग, अल्टरिंग एंड डिलीटिंग द जीनोमिक कोड इन द लिविंग बींग्स। तो क्रिस्पर या Cas9 वो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से किसी लिविंग बींग्स के अंदर कोई कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जीन्स के अंदर कुछ चेंजेज कर सकते हैं। ठीक है, ये वो टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर या Cas9। तो एज ए Cas9 हेल्प द बैक्टीरिया इन डिटेक्टिंग ए वायरस। तो जो Cas9 एक ऐसा प्रोसेस है जो बैक्टीरिया हमें हेल्प करता है वायरस को खोजने में जो बॉडी के अंदर है। ठीक है, और जब एक बार वायरस को पता चल जाए कि वो कहाँ पर है, तो उस जगह को क्रिस्पर या Cas9 टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको डिलीट करके निकाला जा सकता है। ठीक है, उसको एडिट किया जा सकता है। तो कैन बी यूज टू डेवलप मेमोरी सेल्स एंड रिपीट कोविड-19 इन्फेक्शन। तो इसको कोविड-19 इन्फेक्शन को भी रोकने में या फिर उसको एडिट करने में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। हाउ डज इट एडिट जीनोम। तो इसको कैसे एडिट किया जाता है, जैसे कि ट्रैकर RNA विच इज पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंशिएंट इम्यून सिस्टम डेट डिसआर्म्स वायरसेस बाय द क्लीविंग देयर डीएनए। तो डीएनए के अंदर जो वायरस है, जो बैक्टीरिया, उसको पहचान करके क्रिस्पर और Cas9 टेक्नोलॉजी को हेल्प करती है और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद वहाँ से उसको डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, तो दे कुड बी द कंट्रोल टू कट एंड डीएनए मॉलिक्यूल एंड द प्री डिटरमाइंड साइट। तो उस जगह को पहचान कर उस मॉलिक्यूल्स को वहाँ से हटाया जाता है। अब वेयर द डीएनए इज़ द कट देन इजी टू रीराइट द डीएनए। और वहाँ पर से जहाँ से डीएनए कट गया उस डीएनए को जो है ईजिली होल्ड किया जा सकता है। तो वेयर आर द टूल्स फॉर द एडिटिंग जीन्स। तो अभी जो हमारे पास जीन एडिटिंग करने के जो टूल्स है, मतलब जीन्स आप जानते होंगे, तो जीन्स एडिटिंग करने के जो टूल्स है और क्या क्या टूल्स है मतलब क्रिस्पर और Cas9 के अलावा, तो टैलेंस, जिंक फिंगर, इसके माध्यम से भी किया जा सकता है। इसमें भी जो है डीएनए के अंदर जो जीन है उसको कट करके उसको चेंजेस किया जा सकता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई कैरेक्टर उसमें डालना हो। क्रिस्पर और Cas9 टेक्नोलॉजी तो है ही, और ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, आसान नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा सा चलन में ज़्यादा है। उसी तरीके से क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ये आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है,
उस वायरस को और फिर उसको एडिट किया जा सकता है। तो क्या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या हमारे लिए खतरा भी है? हाँ, देखिए, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इलाज किया जा रहा है आनुवांशिक बीमारियां जैसे कि रतौंधी और थैलासेमिया, अंधेपन की बीमारी, और थैलेसेमिया, ये भी कोई एक बीमारी है। इस बीमारी में हेरिडिटरी जो जन्मजाति बीमारी है, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो है क्रिस्पर या Cas9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और वैज्ञानिक जो है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कैरेक्टर को एडिट करके कुछ दूसरे कैरेक्टर को भी डाल सकते हैं, ठीक है, बेबी के अंदर। और इसका इस्तेमाल कोविड-19 के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है, कोविड-19 के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। तो मिसयूज के बारे में भी हम आपको बता दिए, और ये डिज़ाइन किया जा सकता है, ठीक है, एक वेपन के, बायोलॉजिकल वेपन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये काफ़ी नुकसान भी है और काफ़ी फ़ायदा भी है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अर्बन गवर्नेंस, और इसको मैं जैसे टू गवर्नेंस से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। अर्बन गवर्नेंस का मतलब हुआ शहर का सरकारी तंत्र। द कोविड-19 ने अर्बन गवर्नेंस को एक्सपोज कर दिया कि कहाँ कहाँ पर सरकारी अर्बन शहरी सरकारी तंत्र है, कहाँ पर कमियां है, और ज़िंदगी कितनी असुरक्षित है, हाउसिंग, सर्विस, सारी चीज़ें ये बाहर निकाल के रख दिया। तो पेंडेमिक में दिल्ली जो है कोशिश कर रहा है कि अपने नागरिकों के जो बाधाएं, जो समस्याएं, जो फैसिलिटीज़ से जो कमियां से दूर हो रही है, उसको जाना जाए, उसको समझा जाए। दिल्ली एक अच्छे नियत के साथ ये काम कर रही है। लेकिन अब क्या है कि दिस एक्सक्लूजनरी अप्रोचेज हाईलाइट ए फंडामेंटल गवर्नेंस डेफिसिट एंड इट इज़ टाइम टू सीरियस रीथिंक द गवर्नेंस ऑफ द इंडियन सिटीज़। लेकिन जो काम दिल्ली कर रही है, ये काम केवल दिल्ली के लिए नहीं है, जो अपनी सारी की सारी कमियों को कोशिश कर रही है उसको एसेस करने की, जो पेंडेमिक में वो नहीं कर सके। तो अब ये काम बाकी के इंडियन स्टेट, सारे इंडियन स्टेट को करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स है कि सरकार उसको वो आम जो गवर्नेंस है, वो सिस्टम, वो फंक्शन अच्छा से काम करे। तो इसके लिए बाकी जितने भी इंडियन स्टेट है सारे को रीथिंक करनी चाहिए, और जो कमियां हैं उसको फाइंड आउट करके उसको डील करने की कोशिश की जानी चाहिए। डिफरेंट अप्रोच टू ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखिए, there would be the more balanced distribution of income and population and the creation of an ecosystem which has been the concept to realize a seal-edge combination of a city and village। तो देखिए, शहरों के बीच में और गांव के बीच में एक बहुत आबादी का एक अंतर होता है, इकोसिस्टम का अंतर होता है, वहाँ के इन्वायरमेंट का अंतर होता है। लेकिन स्कॉलर का मानना है कि पेंडेमिक में ज़्यादा आबादी और पॉल्यूशन और ये सारे की एक जो चेन जो अर्बन एरिया में जो बनता है, और एक चेन जो लोकल ग्रामीण एरिया में बनता है, रूरल एरिया में बनता है, तो दोनों चेन में क्या है कि ज़्यादा प्रभावित हमारा जो है अर्बन एरिया होता है और कम प्रभावित जो है रूरल एरिया होता है। तो देखिए, इसी के साथ अब सवाल ये भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारे देश की थोड़ी लो है, और पॉवर्टी की अगर बात करें तो ज़्यादा जो है पॉवर्टी भी जो है अर्बन इलाके में ही होता है, और चीज़ें जो है सस्टेनेबल नहीं चलती, और रिजिलिएंट, इंक्लूसिव एंड प्रोडक्टिव। तो ग्रोथ तो होती है, लेकिन आबादी के वजह से एक तरह का जो बर्डन होता है वो साफ जो है रूरल के मुकाबले में अर्बन में बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए, अब सरकार को ये करना चाहिए कि जो गलती अर्बन ने पहले की वो गलती अब रूरल ना करे, क्योंकि आज जो रूरल है वो कल अर्बन बनने जा रहे हैं, क्योंकि अर्बन के तरह अब इनकी भी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो अर्बन गवर्नेंस के अंदर जो कमियां अभी निकल करके सामने आई है, तो ये कमियां रूरल गवर्नेंस सिस्टम में भी आगे जो अर्बन बन जाएगा उसमें भी ये कमियां ना हो, इसके लिए शहरों को वेल तरीके से शहरीकरण की जानी चाहिए, और उसके अंदर जो कमियां हैं जो अभी अर्बन है उससे सीख लेनी चाहिए।
National industrial policy provide location of large scale and polluting unit and the around the millions plus cities and promote decentralized industrial development. और जो कारखाने और उद्योग जो शहरों को ख़ास तौर से पॉल्यूशन करते हैं, तो इसके लिए एक अच्छा प्रोग्राम होनी चाहिए और ऐसे जगह पर होनी चाहिए जो आबादी तंत्र से, इकोसिस्टम से दूर हो। तो बिकॉज ऑफ दिस स्पेशली डिस्पर्स द अर्बनाइजेशन पैटर्न हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इमर्जिंग इन इंडिया। तो हम देख सकते हैं कि अब ये चीज़ शुरू हो चुका है भारत में। अब आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। अब जो रूरल है वो कल होके अर्बन बनने वाला है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज़ आर इंक्रीजिंग फ्रॉम द 1971 to 53 2001 इंडिकेट दैट द अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट कंसंट्रेटेड फ्यू मेट्रोज। तो जो शहरें 1971 से लेकर के 2011 तक की बात करें, 53 जो पहले रूरल थी अब अर्बन बन चुकी है। लगातार